लीडर तो कहते हैं शऊर से पेट तो नहीं भरता। हमारे लीडर ने बोला, कौन कहते हैं? मरीम नवाज ने बोला। देखिए आप देखिए तो इस पे एक ना आपको एक डिफरेंस है। शुरू में क्या कहा, एज लॉन्ग एज किसी सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करते हैं वही सिस्टम की सक्सेस होती है। आपका ओपिनियन जो मर्जी हो। इसका मतलब हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। इस गुलामी से कैसे निकलेंगे? नहीं आप गुलाम नहीं। ये लंदन के अंदर एक इमाम मेहदी का कल्ट था, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में पकड़ा गया है। आपके दिमाग में क्या है? आज जो हम एपिसोड करने चाह रहे हैं वो एक डिफरेंट एपिसोड है। विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन दिस एपिसोड। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक आम बंदा जो एक यंग बच्चा है जो कंफ्यूज है वो क्या करे। एक तरफ इस्लाम की बात होती है कि इस्लाम की तरफ है, दूसरा नेशन पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हमारे साथ असद भाई हैं इयॉन के और हमारे साथ साहिल भाई हैं। आए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक पर। सर आप एक्सपर्ट हैं, इतने ज़्यादा पॉडकास्ट आप भी कर चुके हैं। सर भाई, साहिल भाई, आप लोगों को इतना ज़्यादा इस्लाम के बारे में हर डिफरेंट टॉपिक्स माइंड सेट उन चीज़ों पर ट्रेन करें, बट आज भी पाकिस्तानी बच्चा कंफ्यूज है, दबा हुआ है, उसको नहीं पता क्या करना है। वो रोटी कपड़े मकान से नहीं निकल पा रहा। वो क्या करे कि उसको पता चल जाए कि मैंने पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है। आप बताएंगे, मुझे नहीं समझ आएगा। ये बताएंगे, एक आम बंदे को समझ नहीं आएगा। उसको सीरीज ऑफ स्टेप्स बताएं कि उस बंदे की जिंदगी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बुलाने का, ये करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बात है, हमें 3 साल 4 महीने हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम की इजाद तो है नहीं कि आप कहें कि इसके कोई 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं या 5 स्टेप हैं जिसके तहत ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। इनहेरेंटली जो दुनिया का निज़ाम इस वक्त राइज है उसके अंदर ग्रोथ कम्स एट ए मॉरल कॉस्ट। तो जितना भी इस्लामी मुआशरा है वो उसके अंदर फंसा हुआ है कि क्या हम ये मॉरल कॉस्ट पे करना चाहते हैं या नहीं। इसके मुख्तलिफ दलील पेश किए जाते हैं सेकुलर्स की तरफ से भी, उलमा की तरफ से भी, कि आप कुछ चीज़ों पे मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कुछ पे नहीं कर सकते। और इसके तहत हमने दुनिया का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सॉर्ट ऑफ कबूल किया हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका एवरेज बच्चा है उसने कन्फ्यूज ही निकलना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस सिस्टम के अंदर कन्फ्यूजन के अलावा कोई चीज़ हो नहीं सकती, और अगर होगी तो वो सिर्फ मोरालिटी का डिके होगा, जिसके बाद कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आप दुनिया में अपने लिए ही आए हैं, आपने अपने मकासद के लिए ही जीना है और फिर आपने फौत हो जाना है। यानी कि आप बिल्कुल एक एथिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाएंगे तो करंट पैराडाइम की आप कंप्लीट फ़ायदा ले सकते हैं। आप आधा तीतर आधा बटेर करेंगे तो एक कन्फ्यूजन स्टेट होगा। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप इस सिस्टम को इनहेरेंटली रिजेक्ट करें। एक इकोनॉमिक सिस्टम को प्रिवेल करने के लिए उसमें जब एक क्रिटिकल मैस ऑफ पीपल उसमें पार्टिसिपेशन कम करता है तो उसमें पहले साइंस ऑफ चेंजेस आते हैं। पाकिस्तान की रियासत की मिसाल लेते हुए बहुत सारे लोग FBR को डायरेक्ट टैक्स नहीं देते। इसी वजह से रियासत का मेजॉरिटी टैक्स कहाँ से इकट्ठा होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, GST, पेट्रोलियम लेवी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज उनका बुनियादी ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे। तो यानी कि एक सिस्टम राइज है, उसमें आपका ट्रस्ट नहीं है, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सिस्टम ने उसके ऊपर एक और चीज़ लागू कर दी जहाँ पे आपको मजबूरी के तहत पार्टिसिपेट कराया गया। मतलब आपने सिगरेट की डब्बी ली, बोतल लिया, तो GST तो पे करेंगे ना, उसके बाद गुंजाइश नहीं। तो बुनियादी तौर पे जो पूरा निज़ाम है वो आपको मॉरल डिके की तरफ पुश करता है। तो इसलिए आपको एक ही स्टेप का सोल्यूशन है हमारी दानिश के मुताबिक, वो ये है कि आपको निज़ाम रिजेक्ट करना है, जौक दर जौक निज़ाम रिजेक्ट करना है और पैरेलल निज़ाम खड़ा करना है। कौन सा निजाम रिजेक्ट करना है? डेमोक्रेसी का निजाम रिजेक्ट करना है? किस ये डेमोक्रेसी तो कुछ है ही नहीं, ये समझ चाहता हूँ। ये आप जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, ये मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है। ये तो अभी आप समझे कि अपने एक इन्फेंसी के स्टेज से बाहर नहीं खत्म होगी। ठीक है, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? नहीं खत्म होगी। आप एक जमहूरी मुल्क बता दें, अमेरिका, आपके पास अमेरिका जमहूरियत है, पेंटागन CIA नहीं देखना, ये फ्री बात है, ये शो कराना और एकदम बड़ा फर्क है। पेंटागन CIA का नैरेटिव चलता है, प्रेसिडेंट डेमोक्रेट या रिपब्लिकन उन्होंने अपने एजेंडा के मुताबिक जो डीप स्टेट बनाता है काम करना होता है। कोक ब्रदर्स सुपर पैक ओन करते हैं, वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों को पैसे देते हैं, ए पैक दोनों को देता है। तो ये इफेक्टिवली एक जमहूरियत नहीं। तो आप मुल्क का नाम ले, मैं डीप स्टेट बताता हूं। इसका मतलब है कि ये चूरन डेमोक्रेसी का आवाम को बेचा जा रहा है, आवाम को बेसिकली। जब आप ट्रांजिशन करते हैं from let's say kingships, fiefdoms, religious theocracies to a system that is somewhat seems to be fair, तो जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं और ताकत के आगे पीछे बैठे हैं वो बेवकूफ़ है। यानी कि वो अपनी सारी जागीर उठा के आपको दे देंगे, वजह उनको कुत्ते ने काटा है या कोई उनको तकलीफ है या वो कोई स्पेशली बेनेवलेंट है, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने आपकी आंखों में धूल फेंकने के लिए एक निज़ाम राइज किया जिसमें आपको लगता है पार्टिसिपेट करें। मैंने आपको शुरू में क्या कहा, एज लॉन्ग एज किसी सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करते हैं वही सिस्टम की सक्सेस होती है। आपका ओपिनियन जो मर्जी हो। इसका मतलब हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। इस गुलामी से कैसे निकलेंगे? नहीं आप गुलाम नहीं है, सबसे पहली बात है, वो आपकी मेंटेलिटी गुलामों वाली है। वो सरलियाँ तो आपको लगी भी नहीं है। सिस्टम ने जकड़ा तो है नहीं सर, नहीं जकड़ा हुआ, ये आपने अपने दिमाग को जकड़वाया हुआ है। मिसाल तौर पे आपको लगता है कि 1 कनाल की कोठी होगी तो लाइफ है, या आपको लगता है कि शादी सिर्फ तब होती है जब पैसे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब बंदा कैसे शादी करे? गरीब बंदा शादी करता है, गरीब बंदे के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, उसको पैसे भी थोड़े होते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये मिरेकल है ना सर, मॉडर्न डे मिरेकल। आपने देखना है किसी भी गरीब बंदे को देखें उसके 5 बच्चे, मिरेकल है। कैसे मिरेकल हो गया? उसके पास टाइम है ना, इसलिए बच्चे। उसके पास टाइम इसलिए बच्चे, आपका टाइम नहीं इसलिए बच्चे नहीं है। लो जी, आप कल नौकरी छोड़ दें, टाइम ही टाइम है, बच्चे बच्चे करेंगे। बुनियादी तौर पर आपने अपनी जिंदगी के मकासद दुनियावी रख ली, तो फिर आप मेरे से बहस कर रहे हैं कि जनाब आपकी मेरी ज़िंदगी के मकासद दुनियावी हैं, तो आप मुझे कोई ऐसा दलील पेश करें कि मेरे दुनियावी मकासद किस तरह जायज़ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम फितरत जो आपकी नेचर है बेस, उसको आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कैसे? कि आपको मजबूर करता है कि आप अपनी फितरत को कंट्रोल करें। आप फितरत को गिव इन करना चाहते हैं, मॉडर्न पैराडाइम यही करवाता है। ओनली फैंस क्या है, शादी ना करना क्या है, जिना करना क्या है, शराब पीना क्या है, मंशियात करना क्या है, माल हड़पना क्या है, सूद हासिल करना क्या है। बड़ा आसान है ना, 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करें, सारी उम्र जिंदगी जिंगा लाला। लेकिन ये अल्लाह के खिलाफ तो पूरे पाकिस्तान है, पूरी इस्लामी रियासत देख लें,
कितने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है? तो बुनियादी तौर पे आपको अवामुन नास को बताना होगा कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर दैट गॉड हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। इस्लामिक स्टेट्स कौन सी हैं इस टाइम दुनिया में? कोई भी नहीं। मुल्क है जिसमें मुसलमान रहते हैं, पर इस्लामिक स्टेट तो कोई भी नहीं। क्यों नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। इस्लामिक स्टेट कायम करने के लिए आपको एक ताकत पेश करनी होगी दुनिया को एज एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। चाइना की मिसाल इनकरेक्टली दी जाती है कि उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। चाइना ने तरक्की नहीं की, अमेरिका ने एक जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग की रशिया के खिलाफ, जिसका एडवांटेज चाइना ने ले लिया, ठीक। 70s 80s और 90s में अमेरिकी मुआहदे, अमेरिकी कंपनीज ने आके चाइना को खड़ा करना शुरू किया था टू काउंटर एक्ट, यानी उन्होंने अपना कल्चरल एक्सपोर्ट भी साथ किया, पर चाइना ने कल्चरल एक्सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना अपनी एक कल्चरल एक्सपोर्ट दे रहा था अवाम उन्नास को। तो आपने कोई भी ताकत को चैलेंज करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ताकत प्रेजेंट करनी होती कि यार ये मॉडल नहीं ठीक, ये मॉडल ठीक है। इसलिए इस्लामिक रियासतें कायम की नहीं जाती, क्योंकि शरीयत का निज़ाम एक अदल वाला मुआशरा बनाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता ये अदल वाला मुआशरा बन गया तो आपके एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस पैराडाइम को चैलेंज मिल जाएगा, जिसके तहत उनके अपने लोग सवाल करेंगे कि वो मुआशरा हमसे बेहतर क्यों है अदल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो उसको बनने नहीं देते। आपने एक अटैम्प्ट की OIC की, उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। एक बंदे को जहर दे के मार दिया गया, एक बंदे को फांसी दे के मार दिया गया। आप दुनिया के इवेंट्स को ना नेशन स्टेट के लेंस से बड़ा होकर देखें। ये चीज़ें आइसोलेशन में नहीं होती। यूक्रेन रशिया के साथ जो जंग हो रही है ये आइसोलेशन में नहीं हो रही, ये पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन है। 9/11 के बाद एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन है हर मुस्लिम एम्पायर की या हर मुस्लिम मुल्क की तरीके से, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत करने से आपने पाकिस्तान को फंसा दिया था, इसमें कोई शक तो रह नहीं, हम रह रहे हैं इस कॉन्सिक्वेंस में। इराक को तबाह करने से आपने उस रीजन को फंसा दिया था, सीरिया को तबाह करने से आपने वो रीजन फंसा दिया था। तो ये सिस्टमेटिकली हुआ है। तो बुनियादी तौर पर आज जितनी चीज़ें रोज़ रोशनी की तरह यहाँ हैं शायद पहले नहीं थी, लेकिन जो करंट मीडियम है इन्फॉर्मेशन देने का वो किस चीज़ से ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पावर है बेसिकली। करंट मीडियम इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ दे रहा है डोपामिन हिट्स। 1 घंटे के अंदर आप अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल या टिकटॉक स्क्रॉल पे देखें कि आप फ़लस्तीन में बच्चे शहीद होते हुए देखेंगे, ईरान में लोग अलीना आमिर की डांस करती वीडियो देखेंगे, स्टेज ड्रामे की जुगत भी देखेंगे, पाकिस्तान की सियासत भी देखेंगे, और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि लंदन के अंदर एक इमाम मेहदी का कल्ट था, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में पकड़ा गया है। आपके दिमाग में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी का मैकेनिज्म है वो डिज़ाइंड है कि अगर इसमें अच्छाई भी आ जाए तो वो उस डोपामिन हिट के एक, आप समझ लें, तावीज़ में बन जाए या पोटली में बन जाए कि आपको महसूस ना हो। इतनी बच्चियां शहीद हुई ईरान में एक अटैक में, 168 को फर्क पड़ा? 0 फर्क मार रहा है सर। चले पाकिस्तान के लोग अकल के मुताबिक गजा बड़ा दूर है जी। ये तो साहिल भाई अक्सर बहस भी होती रहती है लोगों की, जी बहुत दूर है, असा पहुंच नहीं सकने। लेकिन ईरान तो मेरे ख्याल है 12, 14, 15 घंटे की ड्राइव पे है, 20 घंटे की ड्राइव पे। तो सर आप एक वक्त आया था पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके हो रहे थे, डेली सुनने 1 मर गया 2, यकीन करें 2-3 मरने पे बात ही नहीं होती थी। पता चला 100 मर गए, 80 मर गए, तो पता चला एक बम धमाका हुआ। लोगों को के माइंडसेट को ट्रेन किया जा रहा है कि यार 1-2 मरना नॉर्मल है। बट आप एक एग्जांपल लें, मतलब अमेरिका में इतना उस चीज को हाईलाइट करते हैं कि अमेरिकन नेशनल मरा। ये झूठ है, आपने अभी जो बात की ये दुरुस्त नहीं है। बट मीडिया में आता है नहीं, ऐसे नहीं होता। अमेरिका के चाहे सिपाही हों चाहे उनके लोकल शहरी हों, उनकी मौत की वैल्यू तब होती है जब वो मुद्दा अमेरिका ने उठाना होता है। जब वो मुद्दा नहीं उठाना होता तो वो खुद उसको स्वीप अंडर द रग कर देते हैं। अमेरिका के अंदर कितने लोग सिर्फ ओपियोइड एपिडेमिक से मर रहे हैं, क्योंकि उसको स्वीप अंडर द रग करना है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन उनका एक सिपाही किसी ऐसे एजेंडा पे शहीद होता है जहाँ पे उन्हें इजराइल की ईमा पे हरकत करनी है, तो उसको ऐसे शो करेंगे, उस पर फिल्में बनाएंगे, आपको बताएंगे कि यार इससे ज़्यादा कोई नेक इंसान ही नहीं था, इट्स ऑल बुलशिट, इट्स अ प्रोपेगेंडा टूल। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे उनको भी परवाह अपने लोगों की नहीं है। जहाँ पे एडवांटेज नजर आता है वो डेथ इस्तेमाल की जाती है, बाकी हज़ारों के से बंदे मरते पे गवर्नमेंट दिस दिन नहीं पई। ठीक है, मामला चल, तो बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। देखें बच्चा, ये तो आपने जियोपॉलिटिकल सारी चीज़ें बताई, एक बच्चा कंफ्यूज है। दूसरी मैं इस हवाले से क्वेश्चन साहिल भाई से आपसे करना चाहूँगा कि एक बच्चा है, वो पैदा हुआ है और वो माँ बाप से जो सीख रहा है उसका इस्लाम वही है। जो वो सीख रहा है वो अपने माँ बाप को आइडलाइज करता है हर चीज़ में कि यार मेरे लिए ये ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। उसकी माँ ने जो उसको इस्लाम सिखाया, माँ ने कहा हाथ इस तरह बांधने तो इस तरह बांधेगा, अगर मौलवी ने कहा इस तरह बांधने तो इस तरह, तो इसी बहस से उसकी ज़िंदगी चल गई। फिर वो अगर उसका कारी आता है तो कारी उसको अरबी में कुरान पढ़ाता है, वो उसी तरह पढ़ता है। वो उसको मारता है तो वो मार खाता है, और वो उस सारे जबर से चल रहा है। उसके घर के हालात भी ख़राब हैं, रोटी का गसला है, बाप आके लड़ रहा है, माँ उसकी परेशान है। इस सारी सहूलत पाकिस्तान के लिहाज से इस सारी मुश्किलों में उस बच्चे ने इस्लाम भी सीखना है, ज़िंदगी में कुछ करना भी है, इनकलाब भी लाना है, और मुल्क के लिए भी कुछ करना है। वो क्या करे? मेरे लिए तो अपने लिए क्वेश्चन मार्क है, जो डेली स्ट्रगल कर रहा था इन सारी चीज़ों से, हालांकि सब कुछ है मेरे पास। 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। जो सबसे ज़्यादा तरह के लोग हैं उसको अवाम कहते हैं। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं करना होता, वो अपने बाप के दीन पे ही मरते हैं। चाहे वो चाइना में हो तो वो एम्परर के दीन पे मरेंगे, जापान में हो, ब्राज़ील में हो तो कैथलिक मरेंगे वो, चाहे वो 100 साल जिंदा रहें, उनकी नस्लों की नस्लें कैथलिक ही मरेंगी। देवबंदी मरेगा पाकिस्तान में, शिया मरेगा, बरेली मरेगा। ये अवाम का ह्यूमन डिज़ाइन को समझें। पीपल आर नॉट डिज़ाइंड टू ब्रेक द इनर्शिया। हमारी जबिलत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जबल हिल जाएगा, जबिलत नहीं हिलेगी। इनर्शिया नहीं तोड़ता इंसान, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। सो I think the temperature is causing my big problems. I don't know. Do you want to turn the AC? No. अच्छा, तो जबल जो है ना, वो हिलने के लिए
खुदाई ताकत चाहिए होती है, जबिल्ला चलाने के लिए शऊर की ताकत चाहिए होती है। सो शऊर जो है वो एक बहुत रेयर एंटिटी, अल्लाह ताला ने कुरान में इसका प्रॉपर आयत के अंदर एज अ गिफ्ट बताया कि हम ख़ास लोगों को ही देते हैं। कुरान में सूरह इनाम में अल्लाह ने कहा ज़्यादातर लोग गुमराही पे, जब ग्रो को देखेंगे उनमें जो मैथ्स होगा, दे नॉट गोइंग टू बी ऑन द डिस्पोजिशन ऑफ द ट्रूथ, दे विल बी फॉलोइंग व्हाटएवर द पीपल आर डूइंग। हर्ड साइकोलॉजी में रहते हैं। जो बच्चा जिसकी आपने मिसाल दी ना, उसकी मिसाल इसलिए गलत है क्योंकि बच्चा चाहे शऊर वाला बने, बड़े होकर बहुत बड़ा मुफक्कर बने, बचपन में वो हर्ड साइकोलॉजी पे ही रहता है, वरना सर्वाइव ही नहीं करेगा वो। आप एनिमल प्लैनेट पे देखें तो जब हाथियों का बच्चा पैदा होता है तो किधर रखते हैं उसको? सेंटर ऑफ द हर्ड में रखते हैं ना उसको। सिरे पे तो शिकार हो सकता है ना वो। बकरी का बच्चा वो सेंट फॉलो करता है, देखता है कि क्या है, वो अपना दीन बना रहा होता है ना उस वक्त, निज़ाम क्या है, दीन निज़ाम है, व्हाट इज़ वे टू गो, हाउ टू ड्रिंक, वे नॉट टू गो, कितने भेड़ें उस तरफ चल रही हैं तो मैं भी चल पड़ूँ। इस भेड़ चाल को हर्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। बच्चे की तो सर्वाइवल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर टू फॉलो होता है, माँ को हर वक्त फॉलो करता है, वो बाप को हर वक्त फॉलो करता है, घूर घूर के देखता है, ही इज एब्जॉर्बिंग डेटा। सो इमोशनल रेफरेंसिंग बोलते हैं इसको। वो हर चीज़ उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसके बड़े साइज़ के स्पीशी मेट्स होते हैं कि वो दे सर्वाइव दिस मच, सो दैट मीन्स दे नो एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू एंड आई एम गोना बी दिस बिग। सो ये जो असली सवाल आपका कि सर वो जो शऊर की लाइन है वो किस एज में क्रॉस करनी है, और उस लाइन से पहले पहले क्या किट दे दी जाए बच्चे को कि वो आवाम से निकल के खवास से सफ़र करे, क्योंकि वो माँ बाप ने नहीं कराना होता, वो बंदे ने खुद ही करना होता है। मैं जितना मर्जी इल्म आपके अंदर डाल दूँ, मैं आपके अंदर शऊर नहीं डाल सकता। शऊर आपको तजर्बा, तफक्कर, एक्सपोजर, उसी इनसाइट से जो कोरिलेशन आप आई कैन गिव यू नॉलेज। एक आम बंदे के पास नहीं है इतना कुछ कि वो शऊर भी डेवलप करे, चीज़ें भी डेवलप करे। मेरे घर में अगर रोटी नहीं है तो मैं रोटी के पीछे भागूंगा, शऊर के पीछे। आप शऊर के पीछे भागेंगे ना, क्योंकि शऊर आ गया तो फिर नस्लों की रोटी लगा देंगे ना आप समझते हैं। बिजनेसमैन शऊर से बिजनेस करता है ना, समझ रहे हैं। जो कौम के फलाह के लिए लीडर्स उठते हैं वो कौम की फलाह के लिए शऊर लेके आते हैं ना। सो अगर हमारे हुक्मरानों का शऊर होता तो गरीब के पास रोटी होती ना। इस्लाम की जो पॉलिटिकल स्टेट है वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की रोटी का इंतजाम करती है ना। वेलफेयर स्टेट इस्लाम ने इंट्रोड्यूस किया। हमारे लीडर तो कहते हैं शऊर से पेट तो नहीं भरता। हमारे लीडर ने बोला, कौन कहते हैं? मरीम नवाज ने बोला। देखिए आप देखिए तो इस पर एक ना आपको एक डिफरेंस करना होगा। ये एक, आप अगर मरीम नवाज साहिबा को उम्मत का लीडर समझते हैं तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा एक मुल्क जिसके अंदर इस्लाम का कानून नाफज नहीं है उसके एक सूबे की चीफ मिनिस्टर है। तो आप उनका दिया हुआ असूल सब पे तो बांध नहीं सकते। सब पे असूल बंधा जाएगा कुरान और सुन्नत का, और जो आपको 1400 साल की शरीयत की तारीख मिलती है। तो ये मिसाल देना इनकरेक्ट है। बट मैं, यही तो मेरा मसला है। मैं, आपने जो बोला डोपामिन हिट मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, प्रोटोकॉल्स, लाइफ, ख्वाहिशात, इन चीज़ों, यार मैंने ये बनना है। मैं अगर इस्लाम की तरफ जाता हूँ, मैंने नमाज़ पढ़नी है, दीन की तरफ जाना है। मुझे जो सोसाइटी है किसी और तरफ लेके जा रही है, दीन मुझे सीधी राह पे लेके जा रहा है। लाइफ में दुनिया में देखूँ जो पावर सिस्टम्स हैं वो यहूद व नसार के पास है, पावर वो उनके पास है। हमारा बच्चा वैसे ही जो हुआ उसको वो क्या करेगा? आप जिस दौर की आप बात करें उसी दौर में साहिल अदीम है, उसी दौर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उसी दौर में मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। ये सारे उन्हीं मीडियम्स के थ्रू आए हैं, उन्हीं मीडियम्स में। तो क्लियरली एक मार्केट एग्जिस्ट करती है, और ये मीडियम्स ग्रो कर रहे हैं, श्रिंक तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्लियरली मार्केट एग्जिस्ट करती है, वो मार्केट इंक्रीज कर रही है। होता क्या है कि बदी के रास्ते के ऊपर जब आप एक दुनियावी लज्जत चख लेते हो, आपको इंस्टेंटेनियस डोपामिन हिट मिलता है, लेकिन एक रिग्रेट भी क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक घटिया मिसाल से समझाता हूँ। जब आप अपने साथ मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको अफसोस होता है कि मैंने ये क्या किया, ठीक। ये भी आपकी साइकोलॉजी पे चीज़ अफेक्ट कर रही होती है। उसी दौर में कोई वीडियो की तरफ कायल करती है, इट्स अ फिजिकल रिस्पॉन्स। जब आपके बॉडी में रिग्रेट भरा हुआ है तो यू आर लुकिंग फॉर अ वे आउट ऑफ दैट साइकिल। आप कहें कि आज से 50 साल पहले कितने लोग साइकिल ब्रेक कर रहे थे तो नंबर कम था, आज वो नंबर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, ठीक। तो जहाँ पे अवाम कन्फ्यूज्ड है वहाँ पे कई दफ़ा उनके पास मौके हैं या एक्सेस है टू क्लियर दैट कन्फ्यूजन। क्या बदी ज़्यादा होगी? बिल्कुल होगी। उसकी बुनियादी वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की पहली निशानी है। जैसे ही आप एंड ऑफ टाइम्स के थ्रू मूव करते हैं तो बदी ओवरऑल आपको मैग्नीफाई होती नजर आएगी। सो मच हो के वक्त आएगा कि जना इतना आम होगा कि आपको पहाड़ों पे जाना है, तो वो बदी की निशानी है। बुनियादी तौर पे अगर आप इस मुकदमे को कबूल करते हैं कि दुनिया जब आखिरी तरफ मूव करती है तो बदी इंक्रीज़ करती है, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी जद्दोजहद कम करनी है, क्योंकि इस्लाम एक एफर्ट ओरिएंटेड रिलीजन है, रिजल्ट ओरिएंटेड रिलीजन नहीं है। रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, आपने उसका उतना एफर्ट करना है। इस वजह से हर बंदा अपना एफर्ट जारी रखता है, लेकिन आप अभी भी हर चीज़ को यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अगर मुझे उसका डोपामिन हिट मेरे अच्छे अमल का फ़ौरन नहीं। सवाल ये है कि बच्चा तो भूखा है, वो शऊर के पीछे जाए या नहीं। आप भूखे हैं, आपका पेट भरा हुआ है, आपने हमेशा जाना शऊर के पीछे ही होता है। एक, क्योंकि आप उसको एक दुनियावी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से मॉडर्न पैराडाइम में देखते हैं और आपका ब्रेन इसमें वायर हुआ है, तो लिहाजा आपको वो फिक्र समझ ही नहीं आती कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी से भी ज़्यादा हसीन होती हैं, ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम हैज़ नो प्राइस, ठीक है। इसमें अगर आप इतफाक़ करते हैं तो फिर तो भूख नंग का सवाल रह ही गया, ठीक। और दूसरा, दुनियावी पैराडाइम फॉलो करते हुए ही आप भूख नंग की स्टेज पे पहुंचे। तो एक दफ़ा आप तजर्बा करके देख लें कि आप सिर्फ शऊर के पीछे जाएं, रोटी के पीछे ना जाएं। भूखे आप पहले भी मार रहे थे तो बाद में भूखे मार जाएंगे ना। मसलन आप एक हाल में एग्जिस्ट करें जहाँ पर रोटी नहीं है, आप दुनिया का पैराडाइम फॉलो कर रहे हैं,
तो आप एक सेकंड के लिए शऊर का पैराडाइम की तरफ जाएं तो क्लियरली आप भूख से पहले भी मर रहे थे, तो यहाँ भी भूख से मर गए, तो देयर इज नो टेंजिबल डिफरेंस टू योर लाइफ। बात समझ आई आपको? तो बुनियादी तौर पे ये जो आपकी फिक्र या सोच है, क्या कहते हैं, जिस जाविये से आप उसको देखते हैं वो इतना अनफॉर्चुनेटली इनकरेक्टली वायर हो चुका है कि ये बहस ही आपको लगती है रिटार्डेड, आम बंदे को लगता है। और उसमें फिर वो मीन मेखते निकालते हैं कि आपके पास पैसे हैं या आपके पास गाड़ी है या आपके कपड़े अच्छे हैं तो लिहाजा आप ये बातें कर रहे हैं। आप मेरे कपड़े फाड़ दें, मेरी गाड़ियाँ ले लें, तो ये बात इनकरेक्ट तो नहीं हो जाएगी ना जो मैं कर रहा हूँ। साथ तौर पे साहिल भाई ने एक सूट पहना हुआ है, आप उनको यहाँ पे शलवार कमीज बना के बैठा दें या वो पजामा टी शर्ट में बैठे हो, तो उनकी फिक्र तो नहीं गलत हो जाएगी ना। बट ये भी बड़ा मसला है कि वी जज टू अर्ली। मैं आपको देखूंगा, मैं आपको जज करूंगा, यार ये बंदा है, इसके पास तो पैसे नहीं, क्या शौरी मुझे बांट रहा हो, यार चल जा पहले पैसे कमा फिर मेरे से बात करें। मैं अगर एक ढाबे पे जाता हूँ, अगर मैं बाइक पे जाऊंगा ना तो ढाबे वाला मुझे डिफरेंट तरह ट्रीट करेगा, बट अगर मैं वही अच्छी गाड़ी में जाऊंगा तो बंदा मुझे डिफरेंट तरह ट्रीट करेगा। अब ये शऊर क्या मैंने उसको देना था कि इंसानियत या आवाम के साथ जो आप बात या सलीका कर रहे हैं वो डिफरेंट क्यों है? ये जो आपने एग्जांपल दी है, ये क्लासिक एग्जांपल है एक न्यू एज कैपिटलिस्टिक दुनिया की, जहाँ पे खुदा या मोरालिटी की एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने इस्लाम का बुनियादी मुकदमा लोगों को नहीं देने दिया। आप मुल्क आइडेंटिफाई करें जो इस्लाम के नाम पे बने हैं या खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक निज़ाम 1947 से लेकर 2026 आज की डेट तक बना ही एक मखसूस एलिट के लिए जो यहाँ पे पैसा कमाते हैं। लिबादा वो बेशक इस्लाम का ओल्ड है, लेकिन बुनियादी तौर पे दे आर द सेम कैपिटलिस्ट जो प्री पार्टीशन भी एग्जिस्ट करते थे, जो अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते हैं, जो आज चाइना में भी करते हैं, और अब तो वो नियो कॉन कैपिटलिज्म की तरफ चले गए जो अब ज़्यादा खौफनाक है। तो लिहाजा उनका इस्लाम से वही ताल्लुक है जो बज़ाहिर 1.8 बिलियन मुस्लिम्स का है, यानी कि इतना गहरा ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ उसको एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। जब आप उनके गलत काम पर पॉइंट करते हैं तो वो कहते हैं आप मेरी तकफीर कर रहे हो, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक अवार्ड शो पे जहाँ पे मर्द और ख़वातीन इस तरह ओपन मिक्सिंग करके गैर मुनासिब लिबास में कह रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सक्सेस दिया, तो मेरा ख्याल है मैं आपको सीरियस नहीं लेते। सक्सेस दी तो अल्लाह नहीं है ना? नहीं, ऐसे ही है असल में। आप एक यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, आप सक्सेस को अल्लाह की रहमत समझते हैं। सक्सेस अल्लाह की आजमाइश होती है, दौलत अल्लाह की आजमाइश होती है, शोहरत अल्लाह की आजमाइश होती है। ये पैमाना नहीं है नापने का कि मेरे पे अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, ये एक्चुअली उल्टा है कि अल्लाह ने आपको एक बड़े दलदल में डाल दिया, अब निकल के इससे दिखाओ। अच्छा, सिस्टम की आपने बात की थी अभी।